हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई लोहिया में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं नाउन और लास्ट क्लास में हमने नाउन यूनिट के बारे में बात की और नाउन यूनिट के अंतर्गत हमने डेफिनेट यूनिट के बारे में बात की। आज हम पढ़ रहे हैं नाउन और नाउन के अंतर्गत हमारा सब टॉपिक चल ही रहा है यूनिट। और यूनिट के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूनिट 2 टाइप्स की होती है, जिसमें एक डेफिनेट यूनिट और सेकेंड इनडेफिनेट यूनिट। आज हम पढ़ने वाले इनडेफिनेट यूनिट। हम बात करें नाउन के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा डेफिनेट यूनिट। आज हम जो बात करें वो देख रहे हैं इनडेफिनेट यूनिट। क्या देखेंगे? इनडेफिनेट यूनिट। आज हम इनडेफिनेट यूनिट के बारे में बात करेंगे। इनडेफिनेट यूनिट क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम व्यवस्थित तरीके से डिस्कस करेंगे। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है? अनिश्चित। जो इकाई होती है उनके बारे में बात करते हैं। इनको हम अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को व्यवस्थित तरीके से हम सीखेंगे। इसके अंतर्गत जो कंडीशंस बनती हैं उस इकाई को व्यवस्थित तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके अंतर्गत बताना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट दिया हुआ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है और उसके बाद में क्या होता है। ध्यान रखना है कि इनडेफिनेट यूनिट होता है, उसके अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई पर्टिकुलर दिया गया वर्ड है या यूँ कि जो सेंटेंस है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। उस सेंटेंस को आप उसका फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इतनी बात आराम से अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले काम पर देखते हैं इसके अंतर्गत कि एक तो आता है इसके अंतर्गत कुछ भी वर्ड दे रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ दे दिया है यूनिट। क्या दे दिया? यूनिट दे दिया। उसके बाद में आएगा ऑफ, ठीक है ना, और उसके बाद में आपको मिलेगा नाउन। क्या मिलेगा? नाउन। ये एक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सर ये तो डेफिनेट में भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहता है इस वाले केस में? ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में ये वाला नाउन और ये वाला यूनिट ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है ना। ये प्लूरल होने की वजह से इनके साथ में हमेशा क्या आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये किस प्रकार से होगा? अगर हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें तो ये ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा हंड्रेड ऑफ पीपल हैज़ या हैव कम इन द फेयर। देखो, सेंटेंस को समझना जरूरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पर्टिकुलर दिया गया सेंटेंस है उसको समझो, सेंटेंस की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझो। अब देखिए, हमने देखा कि 100 ऑफ पीपल, देखना है कि ये क्या दे रखा है। आपने कहा सर ये इनडेफिनेट है। मैंने बताया था कि जिस पर्टिकुलर वर्ड से आपको पता चले, न्यूमेरल तो है ही, बताया था मैंने लास्ट क्लास में डेफिनेट के अंदर। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट को इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैंने क्या बताया कि ये इनडेफिनेट है, ये तो पता चल ही गया है, क्योंकि अब तो पता चल रहा है भाई यहाँ से ही लोगों की बात कराएं। पर्टिकुलर वर्ड इनडेफिनेट, तो 100 ऑफ पीपल, ये पीपल है, ठीक है सर। क्या ये पीपल आपका सिंगुलर है प्लूरल है? तो आप बोलेंगे सर जो पर्सन होता है वो सिंगुलर होता है, उसका बहुवचन पर्सन्स भी होता है और पीपल भी होता है। तो ये पीपल ऑलवेज प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। ये प्लूरल है तो ये भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, इसलिए इसके साथ में क्या लगेगा? एस। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्लूरल। इसलिए इनके साथ में आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो बोलेंगे 100 ऑफ पीपल हैव कम इन द फेयर, यानी कि सैकड़ों लोग मेले में आए हैं। तो ये सेंटेंस अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और मैं सेंटेंस अगर आपको मैं बताना समझाने का प्रयास करूं तो कुछ इस प्रकार से समझेंगे।
थाउजेंड्स ऑफ ये देखिए सेंटेंस, मैंने बोला थाउजेंड्स ऑफ बुक हैव बीन सॉल्व्ड। इसके अंतर्गत मैंने मल्टीपल एरर किए। इसका रीज़न ये होता है कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार से एरर आपसे पूछे जा सकते हैं, उन तमाम को मैं सही करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, आपने यहाँ पर देखा थाउजेंड्स, आपने थाउजेंड्स देखा तो आप बोलेंगे सर ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में ये जो बुक दे रखी है आपकी नाउन, मैंने बताया कि हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, इसलिए ये बुक ना होकर के इसके साथ में क्या लगाना है आपको, एस लगाना है, बुक्स। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, क्योंकि ये प्लूरल है, चूँकि ये भी क्या होने चाहिए, प्लूरल, और इसके साथ में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल। तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैव बीन सॉल्व्ड। ये कॉन्सेप्ट एक कुछ इस प्रकार से था कि यूनिट आ जाए आपको ये वाली, उसके बाद में आपको ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑफ, उसके बाद में नाउन आ जाए तो वो दोनों हमेशा बहुवचन में लिखी जाएगी, और उसके बाद में आने वाली हमेशा जो वर्ब है वो हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। सेकंड, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अगर अपन नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या, इसके अंतर्गत हम किसके अंतर्गत, इनडेफिनेट यूनिट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सर ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही क्रम, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, का मतलब होता है अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश से इसका क्या ताल्लुकात है, हम बोलेंगे इसको आरोही क्रम। क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम लाइक सबसे पहले छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, उससे, जैसे कि रैंडम मैंने आपको कुछ लिखा दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया 2 5 3 है ना, 1 4। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से बोले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 लिखेंगे, देन आप 2 लिखेंगे, देन आप 3 लिखेंगे, देन 4, और देन क्या लिखेंगे, 5। ये इसका प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसको डिसेंडिंग में लिखना है तो पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर वो हो जाएगा डिसेंडिंग। तो इस ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है इंग्लिश के अंतर्गत कि असेंडिंग ऑर्डर का सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, समझना है। मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले है वो हमें स्मॉल लिखना है। कैसा लिखना है, स्मॉल। स्मॉल से फिर हमें क्या करना है, बिग, बड़ा लिखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ज़रूरी। क्या करना है, स्मॉल और उसके बाद में बिग। देखिए इसमें एरर किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो ध्यान रखना है आपको। मैं प्रैक्टिस करूँगा सिस्टमेटिक तरीके से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा आपके सामने, जैसे कि यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मैंने, है ना, यहाँ पर लिखा मैंने लैक ऑफ thousands of car will be bought। ये सेंटेंस दिया। अब सेंटेंस को समझना जरूरी, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं मल्टीपल एरर करूँगा, है ना। करने का रीज़न यही है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है, एक तो ये देखना है कि मैंने आपको यूनिट बताया, यूनिट डाउन का कॉन्सेप्ट बताया, तो सही यूनिट एक हो, एक से अधिक हो, हमें ध्यान रखना है कि वो हमेशा क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो इसमें ऐसा नहीं है, और यहाँ पर मैंने पहले से दे दिया, और यहाँ पर अपनी नाउन है, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है ना। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है,
आपको बहुत सारे ध्यान रखना है। तो ये तो सर हमने बता दिया कि लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्स, ये है तो रेडी, लिखा हुआ तो एकदम क्या है, सही है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो गलत है। मैंने क्या बताया, इसमें क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले छोटा, 1000 बड़ा होता है या फिर लैख, तो आप बोलेंगे सर 1000, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ लिखेंगे आप थाउजेंड्स, क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ, फिर लिखेंगे लैक्स, फिर बोलेंगे ऑफ, फिर कार नहीं बल्कि क्या होगा, कार्स, फिर होगा विल, फिर होगा बी, फिर क्या बोलेंगे, बॉट। मतलब हज़ारों लाखों कारें हैं वो खरीदी जाएगी। इस प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें किस प्रकार से टैकल करना है, किस प्रकार से समझना होता है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, हमने बात की यूनिट और असेंडिंग ऑर्डर। यूनिट कौन सी, यूनिट ऑफ नाउन के बारे में, उसके साथ में क्या यूज़ किया जाता है, और एक असेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने बात की। इतनी बात आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर समझ चुके हैं तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। उससे पहले ये जो लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया है, यानी कि तो ये कॉन्सेप्ट बताया, इसका एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप आराम से समझ पाएंगे। मैंने लिखा, क्या लिखा, 100 है ना, 100 ऑफ लैख ऑफ thousands of students have been qualified in this एग्जाम्स। अब समझो लिखा क्या मैंने लिखा है कि 100 ऑफ लैख ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन क्वालिफाइड इन दिस एग्ज़ाम, पर्टिकुलर दिस एग्ज़ाम के अंतर्गत। आप समझो इसके हिसाब से तो होता है हज़ारों लाखों नहीं, सैकड़ों लाखों हज़ारों, है ना। तो ये क्रम सही सीक्वेंस सेट नहीं हुआ, इसलिए इस मतलब बोले तो इसका क्रम सही नहीं, ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है ये सही होना चाहिए। पहले आएगा थाउजेंड्स और उसके बाद में आएगा लैख, लेकिन उसके पहले जो मैंने माइनर गलतियाँ की है वो ध्यान रखना। यहाँ पर हंड्रेड्स होगा, यहाँ पर लैख की बजाय लैक्स होगा। इतना होने के बाद में मैंने ऑलरेडी हैवी दे रखा है, हैज तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल है ना। ये मैंने आपके लिए मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में अब इसको सही व्यवस्थित तरीके से लिखे तो कैसे लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100, तो ये हंड्रेड्स ऑफ, फिर बोलूँगा मैं थाउजेंड्स, क्या बोला मैंने थाउजेंड्स, फिर आगे बोलूँगा ऑफ, फिर होगा लैक्स, फिर होगा ऑफ, उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, फिर होगा हैव, सब प्लूरल है ध्यान रखना, पूरे के पूरे ये देखिए आप हैव, उसके बाद में आएगा क्या बीन, फिर होगा क्या क्वालिफाई, ठीक है ना, इन दिस एग्जाम्स। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। तो मैंने अभी बताया आपको यूनिट वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने बताया असेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट। एक इसके अंतर्गत ये आपने अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया है तो एक लास्ट इसके अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट आता है उसको मैं समझाता हूँ। उसके बाद में आपका ये जो नाउन का यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और वो
क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। इसके अंतर्गत अपना एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो कॉन्सेप्ट है कि भाई आर्बिट्रेरी यूनिट तो हमने बात नहीं की है, इसलिए इसी के बारे में बात करेंगे। आर्बिट्रेरी यूनिट। अभी आर्बिट्रेरी यूनिट क्या होती है? आर्बिट्रेरी यूनिट वो यूनिट होती है जिनको पर्टिकुलर हम जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ में एस लगा करके कुछ ऐसे एक माइनर अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा मग, मैंने लिखा जग, क्या लिखा जग, मैंने लिखा माउथ, क्या लिखा माउथ, मैंने लिखा स्पून, है ना, क्या लिखा स्पून, ठीक है, मैंने लिखा बाउल। इस तरीके से और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं, मैंने जस्ट समझाया। तो ध्यान रहे इनके बाद में, किनके बाद में, इनके बाद में पर्टिकुलर वर्ड आएगा फुल, और उसके साथ में हमेशा ऑलवेज क्या आएगा फुल्स। अगर इनडेफिनिट यूनिट के अंतर्गत काउंट होता है तो ध्यान रखना क्या आएगा फुल्स, ना कि फुल। ये फुल कब आएगा उसके बारे में भी हम सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन आर्बिट्रेरी यूनिट, यहाँ से अगर हम सेंटेंस लेने की बात करें, यहाँ से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिए मैं आपको बोलता हूँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल, और इसके अंतर्गत मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ। वर्ड लिख लिया आपके सामने, स्पून फुल या फिर स्पून फुल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखेंगे, अपन लिखने वाले हैं मिल्क, विल बी नीडेड। सेंटेंस देखो, स्पून फुल मिल्क या स्पून फुल्स मिल्क, ठीक है, ये सेंटेंस आप देखो। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एक अपना डेफिनेट यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है और एक ये है इनडेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट है। इसके और उसके अंतर्गत क्या क्या डिफरेंस है उसको अपन सेंटेंस लिखेंगे, दोनों को साथ में पैरेलल समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सीधा दे दिया, क्या लिखा स्पून फुल मिल्क। अभी कितना स्पून फुल है इससे कोई पता चला है, सेकेंड मैंने लिखा, ठीक है ना। स्पून फुल ऑफ शुगर विल बी नीडेड। अब देखो ये दोनों सेंटेंस दे रखे मैंने, कौन से, ये दोनों सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा एक काम करते हैं, एक दो सेंटेंस और लिखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए और फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, हैंडफुल ऑफ students have been passed in the एग्ज़ाम, ठीक है ना। अब ये देखिए ये तीनों सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, इस सेंटेंस के माध्यम से आप क्या समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सीधा लिखा है स्पून या स्पूनफुल्स ऑफ मिल्क। मैंने बताया था यूनिट के बाद में आपका, जब हमने ये यूनिट पढ़ा था उससे भी पहले जब हम बात करें तो उस समय हमने देखा था कि पर्टिकुलर कहाँ एस और कहाँ ई एस का यूज़ करना होता है, कौन सा कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट के बारे में जब हमने बात की थी उस दरमियान न्यूमेरल के बारे में बात। तो देखिए यहाँ पर नाउन दे रखा है
इस केस में इसके पहले एस वाला कॉन्सेप्ट है आप फॉलो नहीं करेंगे और आपका स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडेड। यहाँ मतलब स्पूनफुल मिल्क का मतलब एक चम्मच की बात करें, भले यहाँ पर आगे न्यूमरल नहीं दे रखा है, फिर भी आप यहाँ देखिए स्पूनफुल ऑफ शुगर। अब ये कंडीशन मैंने अभी बताई थी, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि इस केस में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर कितने स्पूनफुल नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऑफ वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था उसमें प्लूरल होता है, लेकिन ध्यान रखना शुगर तो हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए इसके साथ में तो शुगर्स नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एस ज़रूर लगाएंगे। इसके साथ में स्पूनफुल्स ऑफ शुगर विल बी नीडेड। अगला है हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए ये स्टूडेंट्स एक से अधिक है, हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स एक से अधिक है, इस वाले कॉन्सेप्ट हम इसके साथ में क्या लगेंगे ये, क्योंकि ये काउंटेबल है इसलिए इसके साथ में आएगा हैव। हैंडफुल्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड इन द एग्जामिनेशन। मुट्ठी भर विद्यार्थी ही परीक्षा में पास हुए। तो इस प्रकार से हमारा इनडेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक की यात्रा व्यवस्थित तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, आपको लगे कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशंस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इस सेशन को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।